हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है कि क्या फ्रैकिंग जो है वो वाइबल ऑप्शन है टू एक्सट्रैक्ट शेल गैस। देखिए, शेल गैस के बारे में आपने सुना होगा कि अमेरिका जैसे देश में, यहाँ तक कि हमारे कंट्री इंडिया में भी जो ये शेल गैस है, इसके जो डिपॉजिट्स हैं या जो रिजर्वॉयर है ये पाए गए हैं। और इस वजह से ये कहा जाता है कि जो फ्यूचर है एनर्जी सिक्योरिटी का, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इस शेल गैस में। तो इस शेल गैस को निकालने के लिए एक जो प्रोसेस यूज होता है उसको कहते हैं फ्रैकिंग। अब क्वेश्चन कई एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो उठा रहे हैं, कई साइंटिस्ट भी उठा रहे हैं, क्या ये फ्रैकिंग जो एक प्रोसेस जो यूज होता है शेल गैस को निकालने में, क्या ये वाइबल है कि नहीं, क्या इसके कुछ बेनिफिट है कि नहीं है, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस है इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। सो इस वीडियो में हम यही सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ये फ्रैकिंग जो प्रोसेस है इसको यूज करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पॉसिबल क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रैकिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। आपको इस आंसर को लिखना है 150 वर्ड्स के अंदर। आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर टॉपिक में कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि आप आंसर लिखें। क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आपको ये भी समझना है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने एग्जाम में कैसे यूज करेंगे। और एग्जाम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है राइटिंग स्किल डेवलप करना। इसलिए आप जब भी एक टॉपिक देखें तो उसको जरूर लिखें। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। आई होप आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर लिखेंगे। सो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है। एसएससी है, यूपीएससी ऑप्शनल है, डिफेंस एग्जाम कोर्सेस है और स्टेट पीएससी कोर्सेस है। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि जो फ्रैकिंग है ये क्या है। देखिए, ये एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अब ये जो है अर्थ के नीचे का एक पार्ट है, आप मानिए ये लिथोस्फीयर का एक पार्ट है। अब क्या है फ्रैकिंग, क्या है फ्रैकिंग? आप ये समझिए कि मान लीजिए ये है एक शेल गैस, ये डिपॉजिट है, शेल गैस डिपॉजिट यहां पे इस रीजन पे है और ये काफी नीचे है अर्थ के। आप मानिए कि लगभग 2500 मीटर तक है ये। अब इस शेल गैस को निकालना है तो आपको क्या करना है, एक ड्रिलिंग करनी है। ड्रिलिंग कैसे भी की जा सकती है, ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, यहां पे देखिए वर्टिकली की गई है और फिर हॉरिजॉन्टली की गई है। अब जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो आप वाटर इंजेक्ट करेंगे, सैंड इंजेक्ट करेंगे और कुछ केमिकल इंजेक्ट करेंगे। क्यों इंजेक्ट करेंगे? ताकि आप ये नेचुरल गैस या फिर जो ये शेल गैस है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो यही जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं फ्रैकिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फ्रैकिंग। दूसरा जो नाम है फ्रैकिंग का वो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। तो आप ये मानिए कि सिनोनिम्स है किसका, फ्रैकिंग का। फ्रैकिंग को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग भी कहते हैं। तो चलिए एक डेफिनेशन सा देखते हैं। देखिए, फ्रैकिंग क्या एक प्रोसेस है किस चीज का, ड्रिलिंग डाउन इनटू द अर्थ। कैसे करके आप हाई प्रेशर से वाटर मिक्सचर जो है वो क्या है रॉक में एक तरीके से इंजेक्ट करते हैं, गैस को भी रिलीज करते हैं, साथ में वाटर, सैंड और ये जो केमिकल जो इंजेक्ट करते हैं इनटू द रॉक एट द हाई प्रेशर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस है वो गैस जो है वो बाहर निकलती है दूसरी जगह से। मतलब मान लीजिए कि इस एरिया से आपने ड्रिलिंग की और फिर ये सारे केमिकल्स को डाला नीचे। अब दूसरी जगह जो है, ये जो दूसरी जगह है जहां पे इस एरिया में जो गैस है इस प्रेशर की वजह से यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। सो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रेशर से वाटर या फिर केमिकल्स और जो है सैंड है इसको जो है नीचे डाला जाता है ताकि ये गैस जो है ऊपर जा सके। सो इसमें हम ड्रिलिंग करते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखिए दोनों चीज आप याद रखिए, कई बार पूछा भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रैकिंग, और उसमें लिख दें कि ओनली वर्टिकल ड्रिलिंग इज डन। तो आपको याद रखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जा सकती है। तो देखिए शेल गैस क्या है। शेल गैस एक, जैसे इसे टाइट गैस भी कहते हैं, एक तरीके से नेचुरल गैस है जो कि जो रॉक है उसके फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो पोर्स होते हैं रॉक्स में, इनमें ट्रैप्ड रहती है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो है फ्रैकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं।
अब देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है ये एक तरीके से डिक्लाइन हो जाएगी बाय 2050। एक तो जैसे अगर हम देखें जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, आप मेनली आप देखिए ऑयल है। हम ऑयल कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें तो हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा ऑयल से मीट हो रही है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 2050 तक जो है ये जो आप ये मानिए कि कई जगह जो ये रिजर्वायर है ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दूसरा जो है कि नए नए अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे ऑयल के। इसका मतलब क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शेल गैस। तो ये जो शेल गैस है और ये जो अनकन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये बेसिकली कहां फाउंड होते हैं, 2500 से लेके 5000 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस। ये देखिए ये अर्थ सरफेस है और इसके लगभग 2.5 से 5 किलोमीटर तक जो है ये जो शेल गैस पाई जाती है। लेकिन आप जो क्रूड ऑयल को देखें, ये क्रूड ऑयल क्या है, ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वहां तक पाया जाता है। तो देखिए डिफरेंस देखिए, ये जो है मान लीजिए 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहां तक आपको ऑयल क्रूड ऑयल मिलेगा। लेकिन अगर शेल गैस अगर जाना तो ऑलमोस्ट डबल, मतलब काफी नीचे तक जो है जो ये शेल गैस है ये पाई जाती है। तो इसके लिए बहुत मतलब आपको काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, इसीलिए जो है ड्रिलिंग की जाती है, वर्टिकल ड्रिलिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। सो अगर आप कन्वेंशनल सोर्स जो है हमारे जो ऑयल है क्रूड ऑयल है अगर उसको निकालने की बात करें तो आपने कई बार कई मूवीज में भी ये सब देखा होगा, या कई न्यूज में भी देखा होगा कि इस तरीके से निकाले जाते हैं, जो ऑयल है उसको निकाला जाता है। तो जो एक बार जब वेल जो है डिग कर दिया गया है तो फिर ये बहुत ईजिली जो है ऑयल को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो फ्रैकिंग है ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि आपको वाटर सैंड केमिकल्स जो है उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही अंडर प्रेशर ये इंजेक्ट होता है तो अगर यहाँ नेचुरल गैस है तो एक जो दूसरा एक पाइप होगा उसके थ्रू जो गैस है वो जो है वो रिलीज होती है बाहर साइड को, फिर इसको जो है थ्रू पाइप डिपॉजिट कर लिया जाता है एक जगह पे या स्टोर कर लिया जाता है एक जगह पे। सो देखिए जो शेल गैस है इसका जो इंपॉर्टेंस भी आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है एक रिसोर्स है शेल गैस जो है। अब जब इससे ये फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो जो शेल गैस है ये कि बहुत वाइबल ऑप्शन बन गया है एनर्जी सोर्स का। अब इस वजह से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया है या जो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको भी काफी इस चीज की आप मानिए कंसर्न है। जो ये ओपेक कंट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल, उनकी ग्रुपिंग्स है ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, तो इनको कंसर्न है काफी, क्योंकि अगर ये शेल गैस जो है ये शेल गैस थ्रू फ्रैकिंग एक बहुत बड़ा वाइबल ऑप्शन अगर बन गया तो जो डिमांड है ऑयल की वर्ल्ड ओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये है होगा कि जो वेस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है इस ऑयल पे, वो फिर एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो काफी स्लो हो जाएगी और उनके पास अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होगा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को। इसी वजह से जो ओपेक कंट्रीज है हमेशा जो अमेरिका है उससे जो उसके जो सेल प्रोड्यूसर जो कंपनीज है उनसे नेगोशिएट करती हैं, कर रही हैं अभी भी हाल फिलहाल, जिससे कि जो ऑयल का प्राइस है और जो फ्यूचर में शेल गैस है इसके जो प्राइस है इनको एक तरीके से ऐसा रखा जाए कि जो ऑयल है जो कन्वेंशनल सोर्स है ये जो है बेसिकली इस डिसएडवांटेज में ना रहे, जिससे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिबैकल ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेल गैस है फ्रैकिंग के आने के बाद से शेल गैस जो है ये एक इसका आप मानिए कि जियोपॉलिटिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इंडिया के पास भी काफी बड़ा ऑप्शन है, हम भी काफी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2017 का डेटा देखें तो हर दिन लगभग हमने 4.2 मिलियन बैरल जो है ऑयल को जो है इंपोर्ट किया है। तो अगर हमारे जो कंट्री में शेल गैस अवेलेबल है, जो डिपॉजिट्स हैं शेल गैस के, अगर फ्रैकिंग यूज करके हम उसको यूज कर रहे हैं या उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर एक तरीके से हमारी डिपेंडेंसी जो है वेस्ट एशिया में वो भी रिड्यूस होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो यहां पे दोनों ही केस में जो फ्रैकिंग है उस फ्रैकिंग जो प्रोसेस का काफी बड़ा एडवांटेज भी देखा जा रहा है। भले कुछ जो कंसर्न है जो आगे हम बात करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड वो जो है वो भी एक तरीके से है, लेकिन ये सारी चीजें भी जो पॉजिटिव चीज की तरफ
हमारा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अब देखिए कंसर्न देखते हैं, कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंसर्न क्या है कि देखिए जो फ्रैकिंग प्रोसेस है इसके तहत होता क्या है कि आप वाटर जो है वाटर डाल रहे हो अंडर हाई प्रेशर, तो आप वाटर काफी ज्यादा यूज कर रहे हो। कितना वाटर यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 15,000 मीटर स्क्वायर पर वेल, अभी बहुत ज्यादा वाटर होता है। अगर इतना वाटर अगर आपने यूज कर लिया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन भी है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, और आप वाटर जो है इस चीज के लिए यूज कर रहे हो, फ्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटीज है जिनको वाटर जरूरत है, साथ में आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो फ्लोराज है, फौनाज है, जिनको वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उनके लिए जो वाटर अवेलेबल होगा, उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए कई सारे कंसर्न भी रेज हो रहे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि अगेन इरिगेशन जो है इसके लिए वाटर कम अवेलेबल रहेगा, शेल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो यहां भी कई सारे एक्सपीरियंस है। वो क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप फ्रैकिंग करते हो तो कई सारे केमिकल भी इंजेक्ट करते हो। अब जब केमिकल आपने इंजेक्ट किया तो जो एक्यूफर्स हैं, जो ग्राउंड वाटर हैं, जो नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है, वहां पे ये केमिकल्स जो है इसका पार्ट बन जाते हैं, और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो टॉक्सिक हो जाता है। अब अगर ये जो केमिकल अगर आपने डाला और ये ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो गया, और फिर अगर जो प्लांट्स हैं या फिर मान लीजिए ह्यूमंस भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। कई तो केमिकल जो है कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर कॉजिंग है। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने फ्रैकिंग का एडवांटेज तो देख लिया कि उसको हमको जो डिपेंडेंसी है वेस्ट एशिया पे वो थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट पे एक तरीके से आप मानिए जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल इम्पैक्ट है, और जो एक तरीके से जो फ्लोराज और फौना है जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट है, वो भी एक कंसर्न है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब चीजें देखिए, अब समझिए कि ये है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी जो शेल गैस यहाँ पे है इस रीजन पे, और यहाँ पे फ्रेश वाटर है, तो आप जब ये फ्रैकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे आप ड्रिलिंग कर रहे हो और एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो गैस है, तो अब क्या है, केमिकल रिलीज कर रहे हो, तो ये केमिकल यहाँ पहुंच रहा है, तो ये इसको कंटेमिनेट कर रहा है वाटर। आप इस वाटर को यूज करोगे तो अगेन ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो कंटेन कर रहा है, तो वो हार्मफुल होगा। ये जो प्लांट्स है ये भी इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। साथ में इतना ज्यादा वाटर यूज कर रहे हो कि यहाँ जो ये मान लीजिए यहाँ कोई कम्युनिटी है या फिर फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही सारे जो फैक्टर्स हैं, यही कंसर्न है। दूसरी चीज ये भी हमने अभी डिस्कस भी किया, देखिए ये कुछ डेटा है जो कह रहे हैं कि देखिए 25 से 90% जो फ्लूइड होता है वो वापस नहीं आता, मतलब जो क्रैक है उसी में डिपॉजिट सा हो जाता है। इसलिए जो अंडरग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन होना काफी बड़ा मतलब एक रिस्क है। दूसरी चीज जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई सारे और भी चीजें होती हैं फ्रैकिंग की वजह से, जैसे कई सारी जो एयर इमिशंस भी होती है, जो गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस। कई जो है सिस्मिक एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साउथ कोरिया में कुछ टाइम पहले जो है एक अर्थक्वेक आया था और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखा गया, किसको बोला गया कि ये बेसिकली फ्रैकिंग की वजह से हुआ है। ये जो फ्रैकिंग प्रोसेस है इसकी वजह से जो इंटरनल डायनेमिक्स है नीचे साइड, जो इतना जो नीचे है, क्योंकि 2500 से 5000 तक की ड्रिलिंग आप कर रहे हो, तो जो इंटरनल डायनेमिक्स है वो अफेक्ट होती है। तो कई बार पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो कॉज हो जाए। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है बहुत वाइबल ऑप्शन नहीं है। ये भी कई बार ओपिनियन दिया जा रहा है। अब इंडिया का केस लेते हैं। देखिए इंडिया में भी कई जगह जो है शेल गैस का एक्सप्लोरेशन हुआ है। ये नाम आप याद रखिए, कैम्बे गुजरात में, जो असम रीजन है अरकन नॉर्थ ईस्ट में, गोंडवाना सेंट्रल इंडिया में, कृष्णा गोदावरी ऑनशोर ईस्ट कोस्ट में, कावेरी में, जो इंडो गैंगेटिक बेसिन है, यहाँ सारी जगहों पे हमें जो है शेल गैस का एक्सप्लोरेशन हमने किया है। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी भी लेके आए शेल गैस से रिलेटेड 2013 में, जिससे कई सारी जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं उनको फ्रैकिंग वाले जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करने के लिए परमिशन दी गई। और फर्स्ट फेज में हमने जो शेल गैस है उसके ब्लॉक्स को भी आइडेंटिफाई किया इन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में शेल गैस डिपॉजिट्स हैं उसको हम यूज कर सकें अपने एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है उसने रूलिंग दी कि जो हर पर्सन है
इंडिया का जो हर पर्सन है उसके पास राइट है टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। इसको आप राइट टू लाइफ में भी डाल सकते हो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक तरीके से आप फंडामेंटल राइट है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए कहा। अब बात यहां पे दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये है कि हम बात कर रहे हैं शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस प्रोसेस को यूज करके जिसका नाम है फ्रैकिंग। अब हमें तो ये लग रहा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन जो कंसर्न रेस की जा रही है वो ये कंसर्न रेस की जा रही है कि अगर ये प्रोसेस हमने यूज किया तो इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन मतलब कॉज होगा। अगर ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन कॉज होगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो बात कर रहा है कि हर एक इंडियन का क्या है राइट है, क्या राइट है कि एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, तो ये राइट किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होगा। तो यही एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप प्रायोरिटी क्या डिसाइड करोगे कि अगर आपने फ्रैकिंग प्रोसेस किया और उनके ये जो राइट्स है वो इफेक्ट हो रहा है हमारे सिटीजन का, तो क्या ये फ्रैकिंग को अलाउ किया जा सकता है इंडिया में कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी इफेक्ट हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें जो है एनवायरमेंट की वो भी अफेक्ट हो रही हैं। ये जो मॉडल बिल है एक तरीके से फॉर द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर 2016, इसने भी क्या किया, प्रायोरिटी सेट किया कि कैसे आप ग्राउंड वाटर को यूज करोगे। अब कई चीजें जो हैं जैसे मान लीजिए फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सस्टेनेंस एग्रीकल्चर के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, इकोसिस्टम नीड्स के लिए आपको ग्राउंड वाटर यूज करना है। लेकिन अगर आप फ्रैकिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो आप उसमें लगभग है ना काफी ज्यादा वाटर यूज कर रहे हो। किस लिए? क्योंकि वो जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो वाटर को इंजेक्ट कर रहे हो अंडर हाई प्रेशर। तो अगर वाटर इतना ज्यादा अमाउंट का जो वाटर है उसको आप इस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हो, तो ये जो बिल है एक तरीके से आप देखें तो इसके जो प्रोविजंस है इसके खिलाफ भी ये चीज जा रही है। तो इसीलिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि इस चीज को कैसे मीट करेंगे। और आप ये भी देखिए कि इस समय जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है वो भी बढ़ रही है, तो वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो रही है। अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जो वाटर रिक्वायरमेंट कैसे मीट करोगे। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये सारे जो ओपिनियंस रखे जा रहे हैं जो हमें एक तरीके से सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये फ्रैकिंग है, क्या ये वाइबल ऑप्शन है, किस लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग शेल गैस। तो ये हमें डिसाइड करना है, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको डिसाइड करना है कि जो फ्रैकिंग है उसको इंडिया में अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिसीजन जो लिया जाएगा हमारे पॉलिसी मेकर के द्वारा लिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस जो है ये सही है, क्या हमें इसे जो है यूज करना चाहिए अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उनको मीट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।